तो देखते हैं क्या है। तो मॉड्यूलर पीएलसी क्या होता है? मॉड्यूलर मैंने पिछले इसमें बोला था कि एक कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर दो टाइप के पीएलसी होते हैं। कॉम्पैक्ट में जहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट कम रहता है आईओएस का, जहाँ पर ऑटोमेशन कम होता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा छोटा प्लान से कुछ लिमिटेड मशीन को ही ऑपरेट करना रहता है ऑटोमेशन में, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट पीएलसी यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा आईओएस को हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है, वहाँ पर हम लोग तुम्हारा मॉड्यूलर पीएलसी को यूज़ करेंगे। ओके, तो मॉड्यूलर पीएलसी में हमारा जो है आईओएस ज़्यादा रहता है और काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन होता है। वहाँ पर बहुत सारे आईओएस मॉड्यूल्स भी हम लोग, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो तुम्हारी जो कि हमारा मॉड्यूलर पीएलसी को प्रोवाइड करती है हमारे मार्केट में, जैसे सीमेंस हो गया, रॉकवेल ऑटोमेशन है, एलन ब्रेडली है, और मिस्टुबिशी है, जी है। ये कुछ कंपनीज के नाम है जो कि मॉड्यूलर पीएलसीज को हमारे यहाँ पर मतलब इंडस्ट्री में प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास कॉम्पैक्ट पीएलसी भी है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ पर रिक्वायरमेंट जहाँ हो ज़्यादा जिस तरह का रिक्वायरमेंट जहाँ पर है वहाँ पर उस तरह का पीएलसी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पीएलसी का वायरिंग्स। ठीक है, पीएलसी का वायरिंग्स को अगर हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट आगे लेके जाऊँ एकदम बेसिक से, ताकि तुम लोगों को आगे जाके कोई समस्या ना हो कि पीएलसी हमको नहीं पता है। पीएलसी के एकदम बेसिक से मैं पकड़ के लास्ट तक तुमको लेटर लॉजिक या स्टेटमेंट लैंग्वेज जितने भी प्रोग्रामिंग है उसमें से जो भी बेसिक बढ़िया लैंग्वेज होगा उसको मैं तुम लोगों को लास्ट प्रोग्रामिंग तक बताऊंगा। तो अभी हम लोग हार्डवेयर पार्ट में है। तो इसमें पीएलसी के बारे में आज अगर हम जानेंगे तो पीएलसी में तीन तरह का वायरिंग होता है। तो एक यहाँ पर जैसे मैं साइड में एक तुमको एक पीएलसी का डायग्राम यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है। तो पहले देखेंगे हम लोग पावर वायरिंग, फिर देखेंगे इनपुट वायरिंग, फिर हम लोग देखेंगे ये होगा तुम्हारा, सॉरी ये डीसीएस वायरिंग होगी, ये होगा आउटपुट वायरिंग। ओके, ये तीनों वायरिंग हम लोग देखेंगे। तो पावर वायरिंग क्या होता है? द पावर वायरिंग ऑफ पीएलसी आर इट्स कनेक्शन ऑफ लाइन एंड न्यूट्रल। यहाँ पर अगर तुम ये पीएलसी का डायग्राम देख सकते हो तो यहाँ पर तुमको एक लाइन और एक न्यूट्रल दिखाई देगा कनेक्शन। जैसे 70 से 230 वोल्ट एसी फ्रॉम यूपीएस सप्लाई। यूपीएस सप्लाई देना पड़ता है क्योंकि अगर तुम्हारा रॉ सप्लाई दिया तो कभी अगर किसी कारणवश से वो जो एमसीसी जहाँ से तुमने रॉ सप्लाई दिया है तो पूरा पीएलसी हमारा ट्रिप हो जाएगा। और यूपीएस सप्लाई देंगे तो वो एमसीसी ट्रिप होने से भी यूपीएस से बैकअप रहता है। तो हमेशा यूपीएस को हमारा सॉरी पीएलसी को हमें हमेशा यूपीएस सप्लाई देना है। और इस तरह का जो डीसी जो मैंने पीएलसी तुमको यहाँ पर दिखाया हूँ एक डीसी पीएलसी, इसमें तुम्हारा हमेशा जो भी आउटपुट रहता है ये 24 वोल्ट इसका आउटपुट यहाँ से निकलता है। ओके, अब ये आउटपुट 24 वोल्ट किस तरह से निकलता है, यहाँ पर एक सर्किट अगर तुम देखोगे, मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इंटरनल सर्किटरी कंसिस्ट ऑफ फिल्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, ये सारी चीज इस पीएलसी के अंदर है। ये लाइन और न्यूट्रल जैसे ही जाता है तो इसमें से फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद एक ट्रांसफार्मर तुमको यहाँ देखेगा, और उसके बाद ये रेक्टिफायर सर्किट है। ये सब करने के बाद 24 वोल्ट जो है वो पीएलसी का आउटपुट से निकलता है। और ये 24 वोल्ट हमको जो भी आयोस है उसमें हम देते हैं, और उस तरह से हम आगे की जो भी प्रोग्रामिंग है उसको, जो भी फंक्शन है उसको हम आगे ऑपरेट करते हैं। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। कोई भी डाउट रहेगा तो तुम लोग अपना ऑडियो ऑन करके मुझे पूछ सकते हो। ओके, जितने सारे ही पीएलसी के इनपुट डिवाइसेस हैं, तो मैं एक पहले सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लिया हूँ। मेरे पास यहाँ पर दो टाइप का फीचर्स है, पुश बटन है, एक एनो है, दूसरा एनो। अब आप इस ये जो साइड में जो आपको पीएलसी का जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक 24 वोल्ट आउटपुट है और ये 0 वोल्ट कॉमन है। ये कॉमन, ये जितने भी चैनल है इनपुट चैनल I1 I2 I3 जितने भी चैनल थे उसके कॉमन है। और इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 70 to 30 वोल्ट एसी लाइन और न्यूट्रल का यहाँ पर कनेक्शन आएंगे। और ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे जो है आउटपुट है। यहाँ पर जो है Q1 Q2 Q3 Q4 जो है वो रिले के आउटपुट है, और Q5 Q6 जो भी है यहाँ पर पार्ट में वो सारे ट्रांजिस्टर के आउटपुट है, जिसके कैपेसिटी है 0.3 एम्पियर और जो रिले का कैपेसिटी है वो 10 एम्पियर चार्ज करने। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक एनो एनसी टाइप पुश बटन से किस तरह से काम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ, एनो और एनसी जो है वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज टाइप के फीचर्स होते हैं। अब जैसे उसको कोई ह्यूमन एक्टिविटी या फिर कोई जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा और उसका जो स्टेट है वो भी उसके साथ साथ चेंज हो
से अभी जो है ये 0 वोल्ट से मैंने यहाँ के सोच लीजिए कॉन्टैक्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4। कॉन्टैक्ट 1 का NO है और कॉन्टैक्ट 3 का जो NC है इसको मैंने शॉर्ट कर दिया और यहाँ से 0 वोल्ट का जो सप्लाई है मैंने यहाँ पर दे दिया है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट 2 है, जो तीनों का जो कुछ फोटो में इसका कॉन्टैक्ट 2 है उसको मैंने चैनल नंबर इनपुट 1 में दिया है, और जो 4 है इनसे टाइप का जो स्विच है उसमें मैंने चैनल नंबर 2 में। अभी इस कनेक्शन में आप देख सकते हो, अब ये नॉर्मल कंडीशन है, जो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है आपका कौन सा चैनल आपका एक्टिवेट रहेगा, ये NC टाइप, क्योंकि इसका जो है यहाँ का जो LED है ये जो चैनल ही एक्टिवेट रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेस है, और जबकि ये चैनल 1 है ये आपका ओपन रहेगा, ये चैनल एक्टिव नहीं रहेगा। अब इनके जब हम इसका कॉन्टेक्ट चेंज करेंगे, जैसे हम इसको जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये NC हो जाएगा और ये जो है NO हो जाएगा। तो उसके हम देख सकते हैं कि ये जो चैनल है ये चैनल आपका इसका एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरा वाला जो चैनल है I2 चैनल है ये है डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है बेसिक एक आइडिया। पुश बटन को हम लोग इंटरनल वायरिंग में किस तरह से PLC के साथ कनेक्शन करते हैं, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे इसके बाद जब मैं इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाऊंगा या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें जो भी है NPN है सेंसर वगैरह जो जब मैं इसमें फिक्स करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें NO NC और कॉमन टाइप के कनेक्शन होंगे, तो उसको हम यहाँ पर किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ठीक है, अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। तो अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कनेक्शन टू PLC सिस्टम। अभी जैसे मैं तुमको बता देता हूँ कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ना वो दो तरह का सेंसर होते हैं प्रॉक्सिमिटी। एक होता है PNP टाइप और एक होता है NPN टाइप। ये जो PNP टाइप होता है इसका जो आउटपुट रहता है वो 24 वोल्ट DC रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्सिंग। ठीक है, ये जो PLC का जो 24 वोल्ट है ये अपना आउटपुट से निकालता है, इसको सोर्सिंग बोलते हैं। और NPN जो है वो है तुम्हारा 0 वोल्ट एज आउटपुट, उसको बोलते हैं हम लोग सिंकिंग। ओके, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने एक इंटरनल डायग्राम बनाया है PLC का। ये हो गया तुम्हारा 3 वेयर PNP जो है सेंसर प्रॉक्सिमिटी, यहाँ पर जो तुम देख रहे हो इसका ही एक डायग्राम है। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो NPN का एक डायग्राम है। ये जो इंटरनल सर्किट किस तरह से कनेक्टेड रहता है इसका एक मैंने बेसिक डायग्राम तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। और यहाँ पर जैसे मैं अभी ये प्रॉक्सिमिटी को यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, ये सोच लो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, इसके सामने अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तभी इसका जो आउटपुट है ये PNP टाइप है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तभी जाके इसका जो आउटपुट है 24 वोल्ट निकलेगा। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, तुम लोगों को याद होगा। तो अभी देखेंगे इसका जो 24 वोल्ट है जो यहाँ से निकल रहा है, ये इसको हम एक कनेक्ट कर देंगे, इसका ये प्लस जो साइन है प्लस माइनस, और ये आउटपुट लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, अगर तुमको याद होगा मेरा लास्ट टाइम का लेक्चर। तो इसका जो प्लस साइन है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से जो 0 वोल्ट निकल रहा है इसको मैं यहाँ पर आके कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी इसका जो आउटपुट है ये मैं इसका I2 चैनल में इसको सिलेक्ट किया, I2 चैनल में इसको मैं ये चैनल को मैंने सिलेक्ट किया। अब जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसी तरह से क्या होगा, ये जो I2 का है ये I2 जो चैनल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर वहाँ का जो LED जाएगा वो ग्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हमारा जो I2 है वो सेंस किया है। ठीक है, ठीक है, जो प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है अभी 24 वोल्ट, और 0 वोल्ट जो है यहाँ पर तुम अगर 0 वोल्ट देख सकते हो ये प्रॉक्सिमिटी का ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो आउटपुट, ये आउटपुट कब जनरेट करेगा, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा ये तुम्हारा जो इनपुट जो मैंने लिया है, जो चैनल को सिलेक्ट किया है उसको फीडबैक फीडबैक मतलब यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लूप करके सोच लो आउटपुट में प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई डिवाइस का मोटर या फिर कोई हम लोग किसी तरह का वाल्व सोलेनॉइड वाल्व वगैरह है उसको हम लोग ऑपरेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। अब देखो एक दो बेसिक क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हूँ। हाँ, दो बेसिक क्वेश्चंस में दिया हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। यहाँ पर देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PNP एंड NPN सेंसर्स व्हेन वी कनेक्ट इट टू ए PLC। ठीक है, ये महावीर फेरोएलाइट 2015 में राउरकेला में एक स्टील फेरोएलाइट प्लांट है वहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। What is the difference between PNP and NPN sensors when we connect it to the PLC system? Most
Industrial proximity sensors are of inductive type. Solid state is the type of electronics component used with sensor to switch the output upon detection of any object. Okay. A PNP or NPN sensor may be either NO or NC type, but mainly determined by the type of circuit the device is to be used in. In a traditional relay circuit, PNP sensors are widely used, which is a sourcing type of device with 24-volt DC output, whereas NPN is a sinking type device with 0-volt DC as output. ठीक है, ये है तुम्हारा जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं पीएलसी के ऊपर। ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछते हैं, इसका ये पहला एक मैं क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लिया हूँ। सीखने के साथ साथ तुमको जरूरत भी है कि इंटरव्यू में किस तरह से पूछते हैं। हम लोग जिस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें कवर करेंगे, तो तुमको और भी ज़्यादा अच्छा होगा फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए कोई भी कंपनीज के। तो ऑलरेडी मैं बताऊं कि पीएनपी और एनपीएन दो सिंकिंग और सोर्सेज टाइप ऑफ आउटपुट जनरेट करता है 24 और 0 वोल्ट। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस तरह का सर्किटरी होगा, मतलब सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या यूज किया है इसमें। हाँ, उस सर्किट को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा हमारा रिक्वायरमेंट है। और जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है वो एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ठीक है, इस चीज के लिए। और जो ट्रेडिशनल रिलेस जो होते हैं उसमें बेसिकली पीएनपी टाइप सेंसर ही यूज किया जाता है। तो मैंने अभी जो पीछे उनको एक प्रॉक्सिमिटी का ये दिखाया हूँ, इसमें देखो ये प्रॉक्सिमिटी पीएनपी टाइप है। इसका इंटरनल सर्किटरी अगर तुमको दिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव जा रहा है। ये देखो ये पीएनपी का जो है सिंबल है, ठीक है। और ये हो जाएगा कनेक्शन यहाँ पर, ये जो है तुम्हारा वो सेंसर है, ये सेंसर के साथ यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक इंटरनल सर्किट ऑफ पीएनपी और एनपीएन सेंसर। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर? हाँ सर। अच्छा, ओके। अभी दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंकिंग एंड सोर्सिंग ऑफ पीएलसी। इमामी पेपर बालासोर, इमामी पेपर का जो 10 या 15 मेगावाट का पावर प्लांट है बालेश्वर में, तो वहाँ पर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनसे मैं हमेशा कलेक्ट करते रहता हूँ भाई, कहीं पर तुम इंटरव्यू देने गए तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह से क्या है, मेरे पास एक डायरी है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के स्टॉक्स है, क्वेश्चन बैंक्स है, वहीं से मैं उठा उठा के दूसरों को जो हेल्प हो इसलिए मैं हमेशा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अभी मैं तुमको पहले बता चुका हूँ सिंकिंग और सोर्सिंग। Syncing and sourcing are very important question used for connecting a PLC correctly with the external environment. These two concepts are applied only for DC module. ठीक है, मैंने अभी अगर तुमने देखा है तो मेरा उसके लिए तुम्हारा सिंकिंग और सोर्सिंग मेनली यूज होता है। The syncing circuit provide a ground condition path to load and sourcing circuit provide 24 volt source to the load. ये है तुम्हारा दो क्वेश्चंस दो पूछे जाते हैं, एक एनपीएन और पीएनपी सेंसर्स और सिंकिंग और सोर्सिंग के जो क्वेश्चंस है, ये बेसिक जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है उसी के ऊपर मैंने दो क्वेश्चंस लिया है और इसके साथ मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। अभी मेरा एक ये खुद का एक किताब लिखा हुआ है, इंटरव्यू प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो रिवीजन 1 होके सितंबर में इसका रिवीजन निकलेगा। एक्चुअली 2014 में ये निकला था। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन सारे जो है कवर किए हुए हैं। बोल सर ये बुक मैंने बहुत खोजा आपका फ्लिपकार्ट और अमेज़न। नहीं सही बात है, बहुत खोजा, नहीं मिला। नहीं ये मिलेगा नहीं मिला क्योंकि अभी मेरा पब्लिशर से बात हुआ है, ये अभी रिवीजन में है। तो अभी मैं इसको जो फिर से रिवाइज करके अभी उसमें आईओटी और थोड़ा जो भी है इंडस्ट्री 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी रिसेंट ट्रेंड्स इंस्ट्रूमेंटेशन में आया है उसको भी थोड़ा बहुत ऐड करके उसको वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा करके फिर मैं मतलब रिवीजन 1 करके मैं दिया हूँ। तो उन लोगों का थोड़ा प्रोसेसिंग में अभी कोरोना के चलते, कोविड के चलते, तो ये अभी मेरे ख्याल से अभी बातचीत हुआ था मेरा लास्ट एक सप्ताह पहले। तो उन्होंने बोल रहे कि मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक में ये आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसे आता है तो तुमको फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील वगैरह जो भी है ऑनलाइन साइट्स, वहाँ पर तुमको ये बुक सर आप थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ किताब खरीदने में। आपका जो प्रीवियस नहीं कोई बात नहीं, आपका हाँ तुम ही नहीं, आपका जो प्रीवियस बुक है मैं पढ़ा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत इंटरेस्ट भी आया उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। नहीं थैंक यू, मैं तो डिटेल में काम करता हूँ, जो भी फील्ड वर्क रहता है उसको मैं जो भी अदर्स प्रोफेशनल्स है उन तक पहुँचने के लिए मैं करता हूँ, हमेशा बाई हार्ट काम करता हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे एक जैसे अभी देखेंगे आउटपुट वायरिंग, ठीक है। ये आउटपुट वायरिंग तुम्हारा जो है बेसिकली में एक
यहाँ पर एसी बल्ब लेके दिखाया हूँ। तुरंत इनपुट वायरिंग के बारे में मैंने बताया। अभी आउटपुट वायरिंग में जैसे तुमको मालूम है कि मैंने यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल दिया, ठीक है। लाइन और न्यूट्रल हमेशा याद रखना कि जो भी तुम्हारा आउटपुट वायरिंग में जो भी चैनल है, इसका जो कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी हमेशा जो हमारा लोड है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका अगर कैपेसिटी इस लोड से कम होगा तो क्या होगा, ये जो चैनल है ये चैनल तुम्हारा जल सकता है, और या फिर तुम्हारा जो पीएलसी है वो भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। इन केस अगर तुम देखोगे, सपोज एक टिपिकल में एग्जांपल लेता हूँ कि ये जो चैनल है इसका तुम्हारा कैपेसिटी है वो हार्डली 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर, ठीक है। तो इस केस में अगर जो मैं एक एसी बल्ब यहाँ पर दिखा रहा हूँ 220 वोल्ट का, इसका सपोज 200 से 300 मिली एम्पियर इसका यह होगा कैपेसिटी होगा। तो इस केस में क्या है, मेरा जो है ये प्रॉपर आइसोलेशन में है। आइसोलेशन मीन्स तुम्हारा जो है पीएलसी इन सेफ मोड में है, ओके। इसमें कुछ भी हार्म नहीं होगा। तो अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने पहले मेरा लेक्चर जो था पहले इसमें बताया था कि जब भी हम आउटपुट में कुछ भी आउटपुट वायरिंग में कुछ भी डिवाइस को एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए हमको थ्रू प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम मेरे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें अगर तुम देखोगे, मैं बताया हूँ, एक मिनट मैं पीछे जा रहा हूँ। ये जो स्लाइड है इसमें अगर तुम देखोगे कि ये जो है ना, ये जैसे 24 वोल्ट कॉमन में आया और ये आउटपुट में Y0 में निकला, तो ये जो है ना, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू से होता है, लैडर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। बहुत तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैडर है, एफबीडीए फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम्स जिसको बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट लैंग्वेज है जो सीमेंस के जो तुम्हारा जो कंपनी का जो पीएलसी है सीमेंस, सिमेटिक कितना S7 है ना S5 है सर एस्टिमेट सीमेंट करा हुआ है एक्चुअली। सी ना। तो ये सब में जो भी है तो इस तरह के जो आउटपुट है उसके लिए वो लैडर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल, या फिर सीमेंस जो स्टेटमेंट लैंग्वेज यूज़ करता है, रॉकवेल जो लैडर यूज़ करता है। तो जिस तरह के जो भी कंपनी का पॉलिसी है उस तरह से वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर देखो, जो बल्ब को हम अगर जलाएंगे तो इस केस में मैंने बताया कि बल्ब की जो कैपेसिटी है 200 से 300 मिली एम्पियर है। अभी मैंने क्या किया, ये बल्ब का जो एक न्यूट्रल है मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, और ये जो लाइन है, लाइन को मैंने क्या किया, इसका जो आउटपुट है Q1 इसका एक चैनल में दिया, ठीक है। अब इस चैनल को जैसे यहाँ पर पावर आ गया, तो पावर आने के बाद मैंने इस पावर को घुमा के मैंने क्या किया, लैडर में दिया, ठीक है। लैडर का ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो इधर देखो मैंने डायरेक्ट जो है पावर यहाँ पर दिया है फेज में। अब ये जो है कॉन्टैक्ट, ये सपोज एनो है, ठीक है। एनो है मतलब पावर मेरा यहाँ आके रुक गया, ठीक है। अभी मैंने इनपुट में तुमको बताया था कि अगर इस बल्ब को जलाना है तो मेरे को एक स्विच का जरूरत है, और जैसे मेरा पुश बटन है, जैसे ही मैं पुश बटन को पुश करूंगा, मतलब एनो को जैसे मैं एंट्री करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट मेरा जब भी क्लोज होगा तो मेरा ये जो है लोड ये ग्लो होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बल्ब ग्लो हो जाएगा क्योंकि ये जो है तुम्हारा ये आके डायरेक्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो एक बेसिक आउटपुट वायरिंग का एक कॉमन सा एग्जांपल लिया हूं मैं, ठीक है। कि जैसे मेरा इस कॉन्टैक्ट जो है, ये नो कॉन्टैक्ट पुश बटन का जो है ये जैसे एनसी हो जाएगा, जैसे हम प्रेस करेंगे। बोलो। अभी सपोज एक क्वेश्चन है, जैसे सोच लो अभी मेरा पीएलसी का कैपेसिटी है 1 या 2 एम्पियर, और मेरा जो लोड है वो सोच लो मेरा 3 एम्पियर है, या फिर 5 एम्पियर है। तो उस केस में क्या हम डायरेक्ट इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोच लो मैं एग्जांपल लिया हूँ एक सिंगल फेस मोटर का, ठीक है। एक सिंगल फेस मोटर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सिंगल फेस मोटर को हमको यहाँ से चलाना है, तो एक सिंगल फेस मोटर को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या जरूरत होगा हमको? कैपेसिटर जरूरत होगा। क्या कैपेसिटर? यस। नहीं, कैपेसिटर क्यों जरूरत होगा? एक सिंगल फेस मोटर को अगर हम पीएलसी से ऑपरेट करेंगे तो कैपेसिटर का क्यों जरूरत? ओह सॉरी सॉरी। सप्लाई अच्छा अच्छा टू अच्छा ভোল্টেজ अच्छा আছে हमको हमको স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি অফলাইনে বলছিলাম, অফলাইনে গেলে সিঙ্গেল ফেজ মোটর স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে আমরা ক্যাপাসিটর দেই না অ্যাকচুয়ালি, তাই না অফলাইনে বলছিলাম। অ্যাকচুয়ালি অনলাইনে তো স্যার যেভাবে বাল্ব জ্বলে সেভাবেই তো আমরা চালাতে পারবো। ना, अभी अभी एक 5 सोच लो 5 किलोवाट का, सॉरी 5 एम्पियर रेटिंग का अगर हमको सिंगल फेस मोटर लगाना है, चलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा एक रिले,
हमको चाहिए कि रिले, ठीक है। एक हम 24 वोल्ट का रिले लेंगे सपोज यहाँ पर, ठीक है, 24 वोल्ट का रिले लेंगे। तो सोच लो यहाँ पर ये यहाँ से समझिए, यहाँ पर मैंने एक 24 वोल्ट का रिले को लगाया, ठीक है, और 24 वोल्ट है सपोज, ये कॉमन है। सोच लो ये VDC है, VDC का जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट जो है मेरा, जो ये जो मॉड्यूल है इसका कॉन्टैक्ट रेटिंग से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सोच लो मैंने एक 24 वोल्ट का रिले लगाया है, तो वो मतलब रॉय 24 वोल्ट का जो रिले है उसका कॉइल का जो कांटेक्ट है वो कम से कम 200 से 300 मिली एम्पियर होना चाहिए, जो कि मेरा 2 मिली एम्पियर से कम है। और उसका जो NONC है, NONC कॉमन है, उसका जो कांटेक्ट रेटिंग होता है वो तुम्हारा कम से कम 10 एम्पियर तक होता है। मतलब हो गया 10 एम्पियर का अगर कांटेक्ट रेटिंग है और मेरा मोटर जो है वो 5 एम्पियर का है, इसका मतलब ये मेरा सेफ है। मतलब उस कांटेक्ट से अगर हम इस मोटर को रन करेंगे तो मेरा PLC में कोई हार्म नहीं होगा और पूरा प्रॉपर आइसोलेशन बना रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये जो है PLC का जो 24 वोल्ट और 0 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घुमा के रिले का इनपुट कॉइल में दे देंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से 24, ये सोच लो कॉमन है, और ये सोच लो तुम्हारा एक VDC चैनल है, VDC चैनल में ये कॉमन है, और एक तुम्हारा एक इनपुट चैनल है, ये आउटपुट चैनल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 24 वोल्ट लाके यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। देने के बाद यहाँ से मैं रिले का जो कॉइल है वो कॉइल में मैं इसको तुम्हारा कॉइल को कनेक्ट कर दूंगा एक एंड से, ठीक है। और कॉइल का दूसरा जो एंड है, दूसरा जो कॉइल का एंड है उसको मैं क्या करूंगा, 0 वोल्ट लाके उस कॉइल का दूसरा एंड में यहाँ से 0 वोल्ट जो है उसको लाके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब जैसे ही मेरा ये रिले का कॉइल एक्टिवेट होगा, जैसे ही मेरा रिले का कॉइल एक्टिवेट होगा तो मेरा जो रिले है उसमें जो NO वाला पार्ट है वो NC हो जाएगा, और NC वाला पार्ट जो है वो NO हो जाएगा, ठीक है। अभी सपोज सोचो मैं एक नॉर्मल कंडीशन में कॉइल को लगाया हूँ, लेकिन अभी मैं पावर अप नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो अभी अभी रिले का जो कॉइल है उसका NO कॉमन और NC जो है, तो जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको मैं क्या करूंगा, सिंगल फेस मोटर का एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया? মানে স্যার 230 ভোল্ট যাবে তো কমনে? हेलो, স্যার মানে কমনে 230 ভোল্ট যাবে তাই তো স্যার? एकदम एकदम ठीक ठीक समझे। कॉमन में मैं क्या करूंगा, 230 वोल्ट से मैं वो एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ओके। और जो मोटर का दूसरा टर्मिनल है उसको मैं न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दूंगा, मेरा यहाँ पर न्यूट्रल है, या फिर न्यूट्रल के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा 24 वोल्ट मेरा, जैसे सोच लो कोई पुश बटन है या फिर कुछ भी है, जैसे मेरा प्रोग्रामिंग ऑन होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं पुश बटन को प्रेस करूंगा तो मेरा ये 24 वोल्ट जो है ये कॉइल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, एक्टिवेट होने के साथ साथ जो एक्टिवेट हो गया मेरा, जैसे कॉइल एक्टिवेट हो गया तो मेरा जो उसका जो कांटेक्ट है, मतलब रिले का जो कांटेक्ट है वो NO जो है वो NC हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो रिले के जो कांटेक्ट है उस कांटेक्ट में मैंने ऑलरेडी कॉमन में लाइन देके रखा है, यहाँ से लाइन मैंने लेके उसका रिले का कांटेक्ट में देके रखा है कॉमन में, ठीक है। अभी जरा जैसे ही मेरा 24 वोल्ट उस कॉइल में एक्टिवेट हो गया तो मेरा जो है NO जो है वो NC हो जाएगा। जैसे NC हो जाएगा तो मेरा जो है मोटर वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका दूसरा टर्मिनल में ऑलरेडी मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम हेवी कैपेसिटी के जो भी डिवाइसेस है, जो भी आउटपुट डिवाइसेस है, उसको हम PLC से इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहना चाहिए कि हमको जो भी रिले यूज कर रहा हूँ उसका जो कॉइल का जो कैपेसिटी है वो एटलीस्ट इससे तुम्हारा, इसका कैपेसिटी से तुम्हारा कम होना चाहिए, और जो आउटपुट कॉन्टैक्ट का जो कैपेसिटी है वो तुम्हारा इस मोटर का जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा होना चाहिए। वो मेरा जो अगर जैसे मेरा फेज यहाँ पर रहेगा कॉमन में, जैसे मेरा फेज रहेगा तो वो मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन में मैंने 200 वोल्ट 220 वोल्ट AC है ये कॉमन, तो उस तरह से मेरा फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिले जैसे ही अभी क्या करेंगे हम लोग, ये रिले का जो कांटेक्ट है इसको हम क्या करेंगे, एक जैसे मेरा रिले में 24 वोल्ट आया तो मैं ये रिले का जो ये आउटपुट है उसको मैं क्या करूंगा, एक कॉन्टेक्टर में डाल दूंगा, ठीक है। एक मेरा पास कॉन्टेक्टर है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसका सप्लाई को मैं ये कर दूंगा, ठीक है।
इसको कॉमन में ये आ गया तुम्हारा, सोच लो फेज आया, और इसका एक कॉन्टैक्ट मैंने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर न्यूट्रल अलग से दे दिया। ठीक है, इसको मैंने न्यूट्रल अलग से दे दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे मेरा ये कॉइल एक्टिवेट होगा और ये इसका जैसे स्टेट चेंज होगा, तो मेरा ये जो तुम्हारा जो रिले का कांटेक्ट है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट है, ये इसमें क्या रहता है कॉन्ट्रैक्टर में, अगर तुम देखोगे तो एनओएनसी रहता है, हाँ एनओएनसी रहता है, लेकिन इसमें रहता है सोच लो प्लंजर, 3 कॉमन रहता है, 3 एनओ रहता है सपोज, और तो सोच लो 3 एनसी रहता है। ठीक है, हाँ 3 एनसी रहता है। ठीक है, अभी देखना कॉन्ट्रैक्टर में अगर तुम कभी देखोगे तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में यहाँ पर रहता है A1, यहाँ पर रहता A2, है A2। ये A1 A2 क्या होता है मालूम है? A1 पॉजिटिव और A2 नेगेटिव। नहीं, A1 A2 तो पॉजिटिव, इसमें कितना आएगा? A1 में हम कितना देंगे? A1 में 200 220 और 110 जितना भी इसका कॉल रेटिंग के हिसाब से हम उसको सप्लाई देंगे। और A2 में A2 में न्यूट्रल 0 वोल्ट देंगे हम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसी तरह से एनओएनसी सोच लो, मैंने जैसे जो बोला वो एनओएनसी इसमें है। ठीक है, लेकिन अगर हमको कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक एड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और उसमें भी एक इस तरह का होल्डिंग ये रहेगा, यहाँ पर 2 टर्मिनल रहेंगे। ठीक है, इनो या फिर एनसी टाइप का ब्लॉक लगाओ, अगर इनो लेते हो तो इनो टाइप का लो। तो जैसे मेरा यहाँ से सप्लाई हो कि यहाँ का जो देखना अंदर में एक ये रहता है, छोटा सा बटन रहता है, जैसे वो पिकअप करेगा उसके साथ ये भी पिकअप होगा। इसका मतलब जैसे मेरा पावर आके जैसे हम छोड़ देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा ये वाला मतलब इसकी ये एडन ब्लॉक के थ्रू से मेरा जो पावर है वो होल्ड करके रह जाएगा। अगर तुम पुश बटन को लेफ्ट भी कर देते हो तो भी जो रहेगा मेरा जो सप्लाई है वो थ्रू होते रहेगा। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। सर मेनली तो सिंपल है एक्चुअली, हम लोग जैसे डॉल सर्किट करते हैं वैसे डॉल सर्किट बनाएंगे, मगर उसका जो सप्लाई है हाँ जो पीएलसी, उसको पीएलसी सिलेक्शन है, पीएलसी को सिलेक्शन करके उधर में हम लोग सप्लाई मैंने पीएलसी सिलेक्शन करें, इसलिए इससे क्या होगा A1 में सप्लाई आएगा, सप्लाई होने से ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग सर्किट बनाएंगे तो डॉल सर्किट जब बनाएंगे होल्डिंग तो ऑलरेडी होगा उसमें, खाली हमको A1 में खाली हमको सप्लाई देना है, रॉ पावर हमको A1 में देना है। एकदम एकदम ठीक है। तो अभी देखो जो मैं 3 फेस मोटर के बारे में बोल रहा था, ये देखो मैंने एक मोटर बनाया है यहाँ पर, जैसे तुम्हारा एमसीसी या फिर पैनल से जो तुम्हारा 3 ये होता है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 RYB। 93 ठीक है, उसको तुमको क्या करना है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जो है ये जो 3 टर्मिनल है मोटर के इसमें दे देना है। ठीक है, तुमने तीनों टर्मिनल्स में मोटर्स का तुमने ये डाल दिया। अब ये जो तीनों टर्मिनल है ये जो है तुम्हारा, सोच लो तुमने एनो ब्लॉक को सिलेक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर का, इस एनो ब्लॉक्स के जो एनो ब्लॉक्स के जो कॉमन वाला ये है, सोच लो एनो और कॉमन को लिया है तुमने, सोच लो एक एनो और फिर कॉमन, फिर एक एनो और फिर कॉमन, इस तरह से तुमने जो एनो ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया है, ये एनो ब्लॉक्स का जो कॉमन है, कॉमन टर्मिनल है, उसमें तुम ये इसका जो दूसरा लाइन का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उस पार्ट को ज्वाइन कर दो तीनों का। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन पार्ट तीनों का कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, तीनों आके जो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 जो आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉमन है उस कॉमन में तीनों कॉमन में आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, और जो दूसरा एंड है कॉन्ट्रैक्टर का वो क्या है, तुम्हारा मोटर के जो 3 टर्मिनल है उसके साथ आके कॉन्ट्रैक्टर में जुड़ गया। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा 24 वोल्ट कॉइल में आएगा, जैसे कॉइल तुम्हारा एक्टिव, ये कॉइल जैसे एनर्जाइज होगा तो तुम्हारा जैसे कॉन्टैक्ट चेंज होगा, इनमें से जैसे एनसी होगा, तो ये जो पावर है तुम्हारे मोटर के थ्रू ये यहाँ से सॉरी ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये जो सिग्नल है, पावर सिग्नल है वो थ्रू हो जाएगा, और ये तुम्हारा जो है मोटर है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा जो भी प्रोग्रामिंग है ये तुम्हारा लैडर लॉजिक के प्रोग्राम के थ्रू इसको आउटपुट में ये मोटर चालू होगा। वो प्रोग्रामिंग में तुमको अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस तरह से लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे कि लैडर में किस तरह से प्रोग्रामिंग बनाते हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बात याद रखना कि पीएलसी का जो रेटिंग है वो हमेशा रिले का जो कॉइल है उसका रेटिंग से ज़्यादा होना चाहिए,
और रिले का जो कॉइल का रेटिंग है वो हमेशा कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है उसका रेटिंग से ज्यादा होना चाहिए, और कॉन्टेक्टर का जो कॉइल का रेटिंग है वो मोटर का कॉइल का रेटिंग से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अभी जो मैंने बताया कि मोटर का सपोज कैपेसिटी है 15 एम्पियर, तो इस केस में तुमको लेना है ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो लिए हो तुम, ये जो कॉन्ट्रैक्टर लिए हो ये कम से कम तुम्हारा 15 एम्पियर से ऊपर ही लेना है, ठीक है। तो लो मैंने इसको 30 एम्पियर के लिए, तो तभी जाके तुम्हारा ये आइसोलेशन से आइसोलेशन में जो है तुम्हारा पीएलसी वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। ना? ओके, हाँ सर। देखते हैं एक तुम्हारा बेसिक ये एक ओवरव्यू है, ओवरऑल व्यू ऑफ ए पीएलसी। हम धीरे धीरे वायरिंग, जैसे हमने पावर वायरिंग कर लिए, हमने इनपुट वायरिंग देखा, हमने इनपुट वायरिंग में सेंसर्स लगाए, पुश बटन लगाए, पावर वायरिंग में पहले हमने लाइट लगाया और उसके बाद सिंगल फेस मोटर लगाया और उसके बाद हमने 3 फेस मोटर लगा के हमने धीरे धीरे देखा कि किस तरह से हम लोग वायरिंग मतलब हार्डवेयर को किस तरह से हम लोग पीएलसी के साथ ऐड कर रहे हैं और उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या फाइनली सर में सर हाँ बोलो। सर रिले पिकअप हो कि हाँ नहीं, अगर रिले पिकअप हुआ कि नहीं हुआ इसका समझे कैसे? इंडिकेशन में समझेंगे क्या? उसको इंडिकेशन आता है क्या? इंडिकेशन आने से रिले पिकअप होगा, पिकअप होने से इसका इंडिकेशन क्या हाँ, है? अभी अभी इंडिकेशन, अभी अभी तुम अगर देखोगे क्या इसका एनो ब्लॉक यूज किया ना, हाँ इसका जो एनसी ब्लॉक है ना उसको तुम इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसका जो वो एनसी ब्लॉक सर, सर मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज कोई प्रॉब्लम हाँ हुआ है कि मेरा कॉन्टेक्ट, मेरा उधर से सप्लाई आ रहा है मगर कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे रिले पिकअप है कि नहीं है? वो सप्लाई छोड़ के उसमें कोई इंडिकेशन आएगा क्या जो देख के हम समझ जाएगा कि हाँ, रिले में जाके तुमको पहले चेक करना पड़ेगा कि रिले पिकअप है या नहीं। ठीक है, जब वो तक कैसे तुम्हारा समझेगा? मतलब वो विजुअली कैसे देख के समझेगा? विजुअली तुम्हारा रिले के बाहर में जो 24 वोल्ट का रिले हो तो उसके बाहर में तुम्हारा इंडिकेशन लाइट होता है। ठीक है, अगर वो हाँ ग्रीन वही है, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ वही मैं अगर बोल रहा अगर हूँ। वो अगर ग्रीन है इसका मतलब दैट इज इन वर्किंग कंडीशन। अगर सोच लो रेड हो गया तो मैं सोचो कि वो लाइन में कहीं पर फॉल्ट है या फिर रिले में फॉल्ट है जिसके कारण वो रेड हो रहा है और जो इसका आउटपुट जो सिग्नल है उसको आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये एक तरह का विजुअल इंडिकेशन से तुम देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये ओवरव्यू है पीएलसी का। ये ओवरव्यू जो है इसमें, और ये देख सकते हैं कि मॉड्यूलर टाइप पीएलसी है जो ये डायग्राम में दिखाया हूँ। तो इसमें ये जो है तुम्हारा एसएमपीएस है, इसमें तुम्हारा पावर सप्लाई वगैरह दिया हुआ है। ये तुम्हारा पीएलसी है, पीएलसी मॉड्यूल तुम देख सकते हो। ये सब इंटरफेसिंग कार्ड है, मतलब पीएलसी से कंप्यूटर के साथ इसके साथ कनेक्टेड होगा जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, और वो प्रोग्रामिंग हमारा सीपीयू में उसी तरह से पीएलसी का जो सीपीयू है उसमें स्टोर होगा, और जिस तरह से कमांड्स आएगा उस तरह से वो उसको आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये तो इनकम्प्लीट डायग्राम है। इसमें कुछ इनपुट डिवाइस दिया हुआ है और उसके बाद इनपुट मॉड्यूल दिया है और उसके बाद सीपीयू दिखा दिया है, यहाँ पर एक पावर सप्लाई दिया है और ये आउटपुट दिखा और इसको इसके साथ कम्युनिकेशन है। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है इसमें होता है, तुम्हारा प्रोटोकॉल्स होता है पीएलसी के, कुछ प्रोटोकॉल्स है पीएलसी के, कुछ लेयर्स है, ओएसए लेयर्स बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये सारे लेयर्स इसमें आते हैं। फिर नेटवर्क आता है, रिंग नेटवर्क, ये कौन सा टोपोलॉजी पे काम करता है, रिंग है ना स्टार है, और उसके बाद फायरवॉल्स कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे चीज इसमें आते हैं। फिर जो बाहर के सर्वर से उसके साथ ये पीएलसी किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, ये सारे चीज धीरे धीरे हम लोग पीएलसी में देखेंगे और हम लोग आगे और डिटेल में जाएंगे जैसे जैसे। उसके बाद में हार्डवेयर पीएलसी के जितने फील्ड के जितने भी कनेक्शन है उसको मैं तुमको बताऊंगा किस तरह से आता है, 420 मिलियंस किस तरह से आ रहा है यहाँ पर, फिर जेबी में कैसे आ रहा है, आरटीडी किस तरह से आगे कनेक्शन हो रहा है, थर्मोकपल किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे। उसके बाद कुछ हम इंटरलॉक्स देखेंगे, डीसीएस पीएलसी में कुछ इंटरलॉक्स देखेंगे कि भाई किस तरह से इंटरलॉक सेटिस्फाई होके लैडर लॉजिक का कुछ लाइव प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे यहाँ पर लैडर के। और लैडर जानने से पहले हमको उसके पहले बहुत कुछ डिजिटल चीज जानना पड़ेगा, लॉजिक गेट जानना पड़ेगा, काउंटर जानना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत सारे कोडिंग्स है जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, किस तरह से ये कन्वर्सन्स होते हैं। जैसे 4 to 20 मिलियंस मेरा पीएलसी में आने से क्या वो सिग्नल को पीएलसी किस तरह से पता करेगा भाई, उसको क्या करते हैं बिट
बिट और बाइट बोलते हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनाइज चेंजिंग बोलते हैं, सैम्पलिंग्स बोलते हैं। तो इस तरह से चेंजिंग होता है और धीरे धीरे वो चेंजिंग होने के बाद जैसे मेरा एक 4 to 20 मिलियन में सोच लो 12 मिलियन पेयर आ रहा है, ये 12 मिलियन पेयर को पीएलसी हमारा कैसे समझेगा, इसको कैसे, तो उसको तोड़ना है 0 1 1 1 1 1 0, इस तरह से कुछ इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। इस क्वांटाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे किस तरह से सिग्नल को वो क्वांटाइज कर रहा है, और उसके बाद क्या उसके एरर्स है, एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट के एरर्स को किस तरह से वो माइनस करके जो उसका जो फाइनल आउटपुट है वो किस तरह से लैडर में दे रहा है, और फाइनली जो है आउटपुट एग्जीक्यूट है। ये सारी चीज हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स में धीरे धीरे बताएंगे, और आई होप कि ये तुमको एकदम बेसिक से लेके एक बहुत ही अच्छा लेवल तक लेके जाएगा, और इसके बाद मेरे ख्याल से तुमको और कोई पीएलसी के बारे में कभी डाउट्स ही नहीं रहेगा। इन द मीन टाइम अगर कोई डाउट्स रहता है तो तुम मुझे पूछो लेक्चर के बीच में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीएलसी के पूरा लाइव आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फील्ड में किस तरह से एक्चुअली एक पीएलसी हार्डवेयर मतलब फील्ड में किस तरह से कनेक्शन होता है। कोई भी अगर इंजीनियर, कोई भी एक ट्रेनिंग इंजीनियर कोई भी प्लांट में ज्वाइन किया है और उसके सामने एक पीएलसी पैनल आ गया है, तो उसको हम किस तरह से वो किस तरह से समझेगा, एक लेमन किस तरह से समझेगा, भाई देख के भाई ये होता है। और उसके बाद फाइनली हम लोग फैट सेट जो होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग हॉट लूप फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी जो चीजें हम लोग धीरे धीरे करके लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ।